नमस्कार। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। कैसा है मूड आपका? और जो हमारे एक्स सर्विसमैन के डिपार्टमेंट हैं, कांग्रेस पार्टी के जो इंचार्ज हैं, आपका भी यहाँ स्वागत। सबसे पहले शुरुआत में ही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है कि अग्निवीर स्कीम को हम रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब मैं जानता हूं कि आप ताली बजा रहे हो, बट आपका नुकसान तो हो गया है। एक प्रकार से आपको तो चोट लग गई है और आपने एक सपना देखा था, आर्मी में जाने का सपना देखा था, देशभक्ति का सपना था। वो सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। तो मेरी सोच है, जो 1,50,000 हमारे युवा हैं जिन्होंने आर्मी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट की थी, अपनी जिंदगी के साल दिए, रनिंग की, वेट ट्रेनिंग की, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई, उनको कोई ना कोई कॉम्पनसेशन तो मिलना ही चाहिए, कोई ना कोई रास्ता उनके लिए निकलना चाहिए। तो ये अब वो क्या रास्ता होगा, वो सरकार में आने के बाद हम उसको थोड़ा एनालाइज करेंगे। मगर मेरी सोच है कि ये जो 1,50,000 युवा हैं जिनको आर्मी ने एक्सेप्ट किया था, इनको कोई ना कोई कॉम्पनसेशन तो मिलनी ही पड़ेगी। देखिए, अग्निवीर स्कीम जो है वो एक्चुअली इंडियन आर्मी का स्कीम नहीं है। जब हमने थोड़ी गहराई में पता लगाया तो जब ये स्कीम बनाया गया, ये स्कीम आर्मी के लोगों ने नहीं बनाया है। जैसे नोटबंदी हुई थी, जहां फाइनेंस मिनिस्टर से नहीं पूछा गया, आरबीआई से नहीं पूछा गया, सीधा बाईपास कर दिया गया, पूरा सिस्टम बाईपास कर दिया गया। वैसे ही अग्निवीर स्कीम को बनाने में पूरा सिस्टम बाईपास कर दिया गया। यह प्रधानमंत्री के ऑफिस में डिसीजन लिया गया, एनएसए ने डिसीजन लिया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने डिसीजन लिया, आर्मी से नहीं पूछा, बाकी फोर्सेस से नहीं पूछा। तो एक गलती तो स्कीम है कि स्कीम ही गलत है, मगर दूसरी गलती यह भी है कि आपने ये स्कीम लागू किया, मगर जिन लोगों के लिए आप स्कीम बना रहे हो, ना आपने उनसे पूछा, ना आपने सेना से पूछा, ना आपने हिंदुस्तान के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट से पूछा। मतलब आपने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा का पूरा सिस्टम बाईपास कर दिया। तो ये मेरे मुताबिक दो प्रॉब्लम्स हैं। अभी चुनाव हो रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर पूरे फुल अटैक किया जा रहा है। हिंदुस्तान में 15% दलितों की आबादी है, ठीक है? 8% आदिवासियों की है। आप जानते हो पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं हिंदुस्तान में? यहां पे पिछड़े वर्ग के लोग हैं ना? है ना? आप जानते हो आपकी आबादी कितनी है? देखो, किसी को नहीं मालूम। 50, 55, 52, 73, 85, 76, 64, मतलब जो भी नंबर निकालने निकाल लो। बट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दलितों को मालूम है, आदिवासियों को मालूम है, मगर जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वर्ग है, जो इस देश को बनाता है, चलाता है, उसको यही नहीं मालूम उसकी आबादी कितनी है। अब आप कहोगे तो क्या हुआ? जवाब देता हूं। आप नेशनल मीडिया देखिए, नेशनल मीडिया पूरा नैरेटिव बनाता है। मीडिया में आपको अग्निवीर के बारे में तो कुछ नहीं दिख रहा ना,
मीडिया में आता है अग्निवीर? कहीं नहीं आता ना। 1,50,000 लोगों को नुकसान हुआ है, मगर कहीं नहीं आता। आपको मालूम है क्यों नहीं आता है? मीडिया आपका नहीं है। मीडिया में ना एक दलित है, ना एक आदिवासी है, ना एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है, ना एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति है। 2-3% का मीडिया है, और जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े अरबपति चाहते हैं वो मीडिया में आता है। तो मीडिया में आपकी कोई भागीदारी नहीं है, इसलिए आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। आपका उसमें कोई है ही नहीं। कॉर्पोरेट इंडिया को देखिए, 200 सबसे बड़ी कंपनियां, जहां आप शायद जॉब ढूंढने की कोशिश करोगे, उनकी लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, उनमें आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा। अरबों रुपए उनको दिए जाते हैं। 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया गया है। आप जीएसटी देते हो ना? जीएसटी देते हो ना? ये आपने शर्ट पहनी है, कितने की खरीदी आपने? हाँ, ये आप 28% जीएसटी। आप ज्यादा जीएसटी देते हो, अदानी ज्यादा देता है? जितनी आप देते हो उतनी वो देता है। अगर वो शर्ट खरीदेगा, आप 28 दोगे तो वो भी 28 देगा, आप भी 28 दोगे। जीएसटी एक जैसे दे रहे हो, पूरा का पूरा पैसा उनको जा रहा है, आपको 1 रुपया नहीं। आपका कभी कर्जा माफ हुआ है? कभी नहीं। आपके पिता का कर्जा माफ हुआ है? आपके किसी रिश्तेदार का कर्जा माफ हुआ है? नहीं। अदानी जी का 22 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ हुआ है। 16 लाख मतलब, बात समझो, 24 साल का मनरेगा का पैसा उनका माफ हुआ है। अब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर उनका हो सकता है, तो ये जो युवा हैं जो अग्निवीर के लिए मतलब लाइन लगा रहे हैं, सेना में जाने के लिए लाइन लगा रहे हैं, या शिक्षा में कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना, उनका क्यों नहीं हो रहा? मतलब आपकी क्या गलती है? आपने क्या किया? क्यों? क्योंकि आपकी भागीदारी नहीं है। आप ना मीडिया में हो, ना कॉर्पोरेट इंडिया में हो, ना स्कूल कॉलेजेस चलाते हो, ना सरकारें चलाते हो। आपको वो फोन दे देते हैं। इंस्टाग्राम यूज करते हो आप लोग? देखते हो ना इंस्टाग्राम? आप लोग इंस्टाग्राम पे हो, रील देख रहे हो। रील देखने से पैसा तो नहीं बन रहा ना? खर्च हो रहा है ना? तो ये मेन मुद्दा है हिंदुस्तान में, कि ये जो 90% लोग हैं, इनकी भागीदारी कितनी है? अगर कर्जा माफ हो रहा है तो 90% का कितना हो रहा है? सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, हिंदुस्तान की सरकार को नरेंद्र मोदी जी साइन करते हैं। 90 आईएएस अफसर हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, डिफेंस मिनिस्ट्री में है। अग्निवीर का निर्णय उन्होंने लिया है। नरेंद्र मोदी जी ने अग्निवीर का डिसीजन सोचा और उन्होंने एक्शन किया। पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, कितने पैसे मिलेंगे, कितने सालों के लिए होगा, ये पूरा उन्होंने बनाया। 90 हैं, 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं, और उनको पीछे किसी छोटे से डिपार्टमेंट में बैठा रखा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई नहीं है, डिफेंस मिनिस्ट्री में कोई नहीं है, बड़ी बड़े मंत्रालयों में कोई नहीं है। 3 दलित, 3 ओबीसी, 1 आदिवासी। और अगर आप बजट को देखेंगे तो अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो जो 90% आबादी वाले हैं वो 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, आर्मी हुआ करती थी, ये सारे के सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं। पहले ओबीसी को, दलित को, गरीब जनरल कास्ट को पब्लिक सेक्टर में नौकरी मिल जाती थी, सेना में जा सकते थे, पेंशन मिलती थी। अग्निवीर क्या है? अग्निवीर का सच्चा मतलब है कि जो गरीब लोग हैं
उनको हम पेंशन नहीं देना चाहते, उनको हम शहीद का दर्जा नहीं देना चाहते, उनको हम कैंटीन नहीं देना चाहते। अमीर लोग हैं उनको यह सब मिल जाएगा, मगर जो जवान हैं, जो शहीद होने के लिए तैयार है, वो दो तरीके के बन रहे हैं। एक अग्निवीर, उसको गोली लगेगी तो आप उसको कहेंगे भैया आप तो शहीद ही नहीं हो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और नॉर्मल जवान जिसको कहेंगे हाँ भैया आपको मतलब पेंशन मिलेगी, आपको शहीद का दर्जा मिलेगा। तो आप सोचिए चाइना से युद्ध होगा, एक अग्निवीर और एक नॉर्मल जवान लड़ रहा होगा। अग्निवीर क्या सोचेगा? अग्निवीर सोचेगा भैया अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी परिवार की कोई देखभाल नहीं करेगा, और अगर इसका कुछ हुआ तो इसकी पूरी रक्षा होगी, इसकी पेंशन मिलेगी, इसके परिवार की रक्षा होगी। तो आर्मी का मोराल तो आपने वहीं खत्म कर दिया, आर्मी में फूट वहीं डाल दिया आपने। तो इसलिए हम अग्निवीर को खत्म करने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा पॉलिटिकली सोचिए, पॉलिटिकली एक्टिवेट होइए। आप 90% में से हो, आपकी शक्ति है, आप शक्ति अपनी पहचानो। मैं हैरान हो गया कि 1,50,000 अग्निवीर हैं, एक्स अग्निवीर, सॉरी, जिनको मतलब आर्मी ने एक्सेप्ट किया था, उनको फिर बाहर निकाल दिया, पेंडिंग। बट मैं आपको सच बताऊं, जितनी आपकी आवाज होनी चाहिए उतनी आपकी आवाज नहीं थी। यह रियलिटी है। अब उसका कारण है कि मीडिया भी आपके खिलाफ, कॉर्पोरेट इंडिया भी आपके खिलाफ, सरकार आपको धमका रही है, शासन धमका रहा है, फोटो ले रहे हैं, कह रहे हैं जॉब नहीं मिलेगी, वो सब है। मगर 1,50,000 लोगों में शक्ति भी बहुत है। वही तो पाकिस्तानी, खालिस्तानी, वो सब। और आपके अंदर देशभक्ति का सच्ची आग है, आपके अंदर है, और आपको वो आतंकवादी कह रहे हैं, और पूरा मीडिया कह रहा है, वो पूरा का पूरा मीडिया कह रहा है, वो किसानों को कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं। तो ये इसलिए मैं चाहता हूं कि हम एक साथ काम करें, और अगर हम आपकी मदद कर सकें, आपको आपके लिए आर्मी में रास्ता बना सके, तो हम पूरी कोशिश करके आपके लिए रास्ता बनाएंगे। अब आपके कोई अब आपके सवाल होंगे, आप पूछिए, मैं खुशी से जवाब दूंगा। एक तो राहुल जी, जो आज ये हमारे तमाम छात्र और स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स, दोस्त मेरे आए हुए हैं, ये अपने अपने ज़िलों में अग्निवीर को लेके बहुत बड़ी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ ऐसे भी छात्र मुझे आज भी मिले और गाँव में भी मिले कि जिनके ऊपर बहुत गंभीर मुकदमे भी दर्ज कर दिए सरकार ने, जब इन्होंने इसको लेकर प्रोटेस्ट करना शुरू करा। आज काफ़ी लगभग जितने छात्र आए हैं सबके कुछ ना कुछ सवाल थे, लेकिन हमने एक फॉर्मेट बनाया है, जो मैं आपको भी एक फॉर्म दूंगा, कि हमने एक फॉर्म फिल कराया था ये आज। इस फॉर्म में हमने 10 से 12 स्टूडेंट करें आइडेंटिफाई, जिनके हमने सबके जो सवाल थे वो ले लिए थे, और सबको हम उनका जवाब देंगे आपकी चिट्ठी के माध्यम से। 10 से 12 लोगों के हमने रैंडम पिक करे क्वेश्चंस, जो आपसे सवाल करेंगे। और एक बात मैं जरूर बोलना चाहूँगा अभी, कि ये पॉलिसी एक ऐसी सरकार और एक ऐसे प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं जो खुद लगभग एक प्रदेश के 15 साल मुख्यमंत्री थे, लगभग 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, लगभग 75 साल उनकी उम्र है, और वो युवा साथी को बोल रहे हैं कि आप 4 साल में रिटायर कर जाओ। तो इससे ज़्यादा छल किसी युवा के साथ मैं नहीं समझता होता है। अब मैं आप साथियों से भी अपील करूंगा कि अपनी बात 1 मिनट के अंदर रखें, और साथ के साथ अपने बारे में भी बताएं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, आप किस परिवार से बिलोंग करते हो, आप क्या करते हो। तो मैं नाम लेने शुरू करूंगा और 1 मिनट के अंदर आप अपना सवाल करें। पहला नाम है पंकज कुमार गया। मैं पंकज कुमार गया बिहार के रहने वाला हूं, और मैं अम्बेडकर जाति, अति पिछड़ा जाति से बिलोंग करता हूं। सर, मैं अपना समाज में, अम्बेडकर समाज में
मैं फर्स्ट बार आर्मी को भर्ती देखा था, जिसने 3 से 4 साल हमने प्रैक्टिस किया, तो लास्ट एज में मेरा आर्मी का मेरा पूरा प्रक्रिया हमने पास कर ली। तो सर पूरा प्रक्रिया हमने पास कर ली, तो सरकार ने मेरी भर्ती को पूरा रद्द कर दी, मेरी भर्ती को पूरा रद्द कर दी। तो पढ़ाई लिखाई के लिए तो सर पैसा की भी ज़रूरत होती है, तो हमने माँ का भी गहना गिरवी रखा, खेत भी इजारा धरा सर। तो बहुत स्थिति बहुत दयनीय हो गई सर, और ऊपर से मेरा भर्ती भी कैंसिल हो गया, और इसका मैं बहिष्कार किया, रोड पे बहिष्कार इसको किया, तो मेरे ऊपर मुकदमे लगे जिसमें 12 धारा मेरे ऊपर लगे, और जब 12 धारा लगे तो हमें जेल में बंद कर दिया 3 महीना के लिए। हम 3 महीने जेल में रहे। उसके बाद सर बाहर आए तो अब कुछ अब ओवर एज भी हो गया, हम अब कुछ करने लायक भी नहीं। अब सरकार ने तो बोल दी भी है कि जिसको ऊपर अग्निवीर के मुकदमे होंगे वो जॉब में नहीं जा सकते। तो सर मैं जाऊं कहाँ, मैं क्या करूं? और सर मेरे पास पैसा भी नहीं था दिल्ली आने के लिए। मेरे घर में 3 केजी चना था, वो चना बेच के आया जिसमें 90 रुपया मेरे पास था। करूं तो क्या करें सर? तो मैं आपको, हमारे मैनिफेस्टो में हम एक नई योजना लाए हैं। जी सर। शायद वो आप जैसे युवाओं के लिए ही डिजाइन्ड है। उसको हम कहते हैं पहली नौकरी पक्की। मनरेगा में रोजगार का अधिकार मिलता है, मजदूरी का अधिकार, मजदूरी करने के लिए सरकार अधिकार देती है। अब हम पहली नौकरी का अधिकार हिंदुस्तान के युवाओं को देने जा रहे हैं। तो कैसे होगा? हिंदुस्तान में ग्रेजुएट्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले, डिप्लोमा होल्डर्स को यह अधिकार मिलेगा। पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में 1 साल की गारंटीड जॉब मिलेगी। 8,500 रुपए महीने के, 1 लाख रुपए साल के आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे। ये अप्रेंटिसशिप का रास्ता है। एक प्रकार से 1 साल की जॉब कम ट्रेनिंग हम हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं के लिए अधिकार देने जा रहे हैं। तो उससे आपको जॉब मार्केट में एंट्री मिल जाएगी। सीधा सा आइडिया है। जैसे ये बड़े बड़े बिजनेस वाले होते हैं, इनके बच्चों को ये अपनी कंपनी में नौकरी दे देते हैं, उसको वो अप्रेंटिसशिप कहते हैं। 6 महीने की नौकरी होती है, 1 साल की नौकरी होती है। तो वैसे ही वही सुविधा हम हिंदुस्तान के हर बेरोजगार युवा को दे रहे हैं कि आप सरकार से अगर 1 साल की नौकरी मांगोगे, सरकार को आपको देने ही होगी। सरकार मना नहीं कर पाएगी। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, अलग अलग संस्थाओं में वो नौकरी मिलेगी। 8,500 रुपए महीने के, 1 लाख रुपए साल के आपके बैंक अकाउंट में, आपकी ट्रेनिंग, और उसके बाद अगर आपने अच्छा काम किया तो वो परमानेंट जॉब आपको वहां मिल जाएगी। तो ये कांग्रेस पार्टी का एक आइडिया है। मगर देखिए, पिछले 10 सालों में जो रोजगार का सिस्टम है उसको खत्म कर दिया गया है। गलत जीएसटी लागू करके, नोटबंदी लागू करके, जो छोटे बिजनेस वाले, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री वाले जॉब देते थे, उन सबको खत्म कर दिया है, और सिर्फ अदानी, अंबानी, इन लोगों को पूरा फायदा दिया है। ये लोग जॉब नहीं दे सकते। ये लोग मतलब ज्यादा से ज्यादा 1,000, 10,000, 15,000 जॉब दे सकते हैं। ये लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। तो पूरे सिस्टम को थोड़ा बदलना पड़ेगा। बैंक के दरवाजे छोटी कंपनियों के लिए, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, आप लोगों जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए खोलना पड़ेगा। वो थोड़ा लंबा काम होगा, मगर एकदम सरकार आने के बाद हम ये अप्रेंटिसशिप का अधिकार आप सबको देने जा रहे हैं। तो ये हमारी सोच है। सेकंड क्वेश्चन, ठेकेदार राउत, कालिंदी, उड़ीसा। नमस्कार। थोड़ा जोर से बोलो भैया। यहां आ जाओ, ऐसे करो, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ।
ऐसे करो, जो जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हो उनको यहीं बुला। नमस्कार दादा, कैसे हो? क्या नाम? क्या नाम? सर नमस्ते सर। नमस्कार। मेरा नाम टंकाधर राउत है। मैं उड़ीसा का कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला हूँ और ओबीसी कास्ट में बिलोंग करता हूँ। मेरा क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन है, लेकिन पहला भाई ने पूछ लिया। मैं भी 1.5 लाख युवा से हूँ जो कि पेंडिंग आर में भर्ती से कैंसिल हो गया, और वो तो पूछ लिया, आंसर में मैं पा गया मैं। लेकिन सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब भी वैकेंसी आती है तो जो रिजर्वेशन जो रहती है, तो गवर्नमेंट ने जानबूझ के वो वैकेंसी कम कर रही है, इसलिए कि रिजर्वेशन ना दे। तो इस बारे में मैं आपके कुछ जानना चाहता हूँ सर, जब आपकी सरकार आएगी तो इस बारे में आप काम करें या नहीं, ये मैं पूछना चाहता हूँ। तो शुरुआत में मैंने कहा कि जो 90% आबादी वाले लोग हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग, उनको यही नहीं मालूम कि उनकी आबादी कितनी है। और अगर आप उनसे पूछो कि भैया आपके लोग मीडिया में कितने हैं, कॉर्पोरेट इंडिया में कितने हैं, अलग अलग कंपनियों में कितने हैं, उनको मालूम ही नहीं। तो आपको अपनी भागीदारी के बारे में मालूम ही नहीं कि हिंदुस्तान का धन जो है उसका कितना भाग आपके हाथ में, आपको मालूम नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओबीसी वर्ग के पास हिंदुस्तान का कितना धन है, आप बता सकते हो? नहीं सर, नहीं बता सकते सर। ये मैं आपने बोल दिया कि भैया तकरीबन 50% आबादी है, मगर भागीदारी कितनी है कोई नहीं बता सकता। तो हम जाति जनगणना करने जा रहे हैं। जाति जनगणना मतलब इनको पता लग जाएगा कि ओबीसी वर्ग के प्रेस में इतने लोग हैं, कॉर्पोरेट इंडिया में इतने लोग हैं, जुडिशरी में इतने हैं, आर्मी में इतने हैं, हमारी भागीदारी कितनी है वो भी पता लग जाएगा, और हमारे लोग कहां बैठे हैं, कितने बैठे, वो भी पता लग जाएगा। मतलब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आजकल क्या हो रहा है, आजकल आपको आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपको बड़ी बड़ी लंबी बातें बोली जाती हैं, मगर जो मेन इशू है, हिंदुस्तान का धन कितना है, कहां है, किसके हाथ में है, यह मेन सवाल है। जब आप अग्निवीर की बात कर रहे हो, आप यही तो कह रहे हो ना, जितना हमें धन पहले मिलना चाहिए था वो उतना नहीं मिल रहा, वही तो कह रहे हो ना। वही कह रहे हो कि भाई पेंशन नहीं मिल रही, कैंटीन नहीं मिल रही, शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है। आप अंत में बात पैसे की होती है। जब आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, आप पैसे की बात कर रहे हो। भैया देखो, उसको नौकरी मिल गई, हमें नौकरी नहीं मिली, उसे पैसा मिल रहा है, हमें पैसा नहीं मिल रहा। तो जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, कब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। सीधी सी बात होगी। तो ये हमारी सोच है। जाति जनगणना पहला कदम है, और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। मतलब हिंदुस्तान में धन जो है वो किसके हाथ में है, और हर संस्था का सर्वे होगा। देखिए मैं आपको सीधा बता देता हूं, 90 अफसर हैं दिल्ली सरकार को चलाते हैं,
₹6.10 ₹100 में से ओबीसी, दलित, आदिवासी निर्णय ले रहे हैं। क्यों? इनको कोने में कैसे बैठा रखा है? बताइए कैसे? इनमें कोई कमी तो नहीं है ना? आप में कोई कमी तो नहीं है ना? कोई कमी नहीं है। तो अगर कमी नहीं है तो ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? हाँ, ताकत पता नहीं है। और एक और, ACR, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिससे इनकी हत्या होती है। ACR जानते हो क्या होता है? ये देखो कैसे पॉलिटिकल लोग हो आप। बाबरिया जी, ACR क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होता है। जैसे मैं राहुल जी के साथ काम करता हूँ, 1 साल के बाद राहुल जी देखते हैं कि बाबरिया जी क्या काम कर रहे हैं, मगर वो उसमें कोई बड़ी एक ऑब्जेक्टिव की वजह कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग से मेरे ख़त्म कर दिया कि तो बराबर नहीं है, तो ये जो उसका ACR होता है मेरा ख़त्म हो गया, तो मेरा आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो जाता है। तो जहाँ तक आपकी सिस्टम का सवाल है, ऑफिसर्स होते हैं, अन्य अपर कास्ट से होते हैं, क्या होते हैं, तो वो लोग आपका रिपोर्ट ख़त्म कर देते हैं, तो आपको प्रमोशंस भी नहीं मिलता है और आपको सही जगह भी नहीं मिलती है। तो ऊपर जो अफसर बैठा होता है, सिंपल सी बात है भाई, ऊपर जो अफसर बैठा होता है उसको ACR का हक मिलता है। ACR मतलब एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो जो भी मुझे अच्छा नहीं लगता उसको मैं खत्म कर देता हूं। मैं सीनियर अफसर बैठा हूं, मुझे दलित अच्छे नहीं लगते, खराब ACR दे दी। मुझे ओबीसी अच्छे नहीं लगते, खराब रिपोर्ट दे दी। यही सिस्टम है। तो साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड का सिस्टम था, सुना आपने? वही चल रहा है हिंदुस्तान में। 10% लोग, 5% लोग ने पूरा सिस्टम पकड़ रखा है, कैप्चर कर रखा है। और वो जो चोट लगी है आपको अग्निवीर की, वो उन्होंने मारी है। आप अग्निवीर आया क्यों? आपको चोट लगी, मुझे बताओ अग्निवीर आया क्यों? हाँ ठीक है, डिफेंस बजट कम नहीं हुआ, सही है, आधा पकड़ा आपने। डिफेंस बजट कम नहीं हुआ, डिफेंस बजट उतना ही चल रहा है। नहीं, अदानी को हथियार देने थे, सीधी सी बात है। डिफेंस बजट है इतना, भैया हमें सेना को देना है, इतना पेंशन को देना है, इतना ट्रेनिंग में देना है, इतना हथियारों के लिए देना है। अदानी को हमने डिफेंस इंडस्ट्री पकड़ानी है, हथियार उसके होंगे, पैसा हमें वहां ज्यादा डालना है, सारे के सारे इजराइल के हथियार अदानी बनाएगा। इसीलिए अगर हम अदानी के लिए पैसा बना रहे हैं तो फिर जवानों के हाथ से लो, अग्निवीर लागू करो। ये हो रहा है। तो सिस्टम को समझना है। पहले राइफल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, पहले एम्यूनिशन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, ड्रोन HAL बनाता था, एयरक्राफ्ट HAL बनाता था। राफेल डील में अनिल अंबानी को दे दिया। अनिल अंबानी ने कभी जहाज नहीं बनाया जिंदगी में, उसको उठा के दे दिया। सारी की सारी राइफल अदानी बना रहा है, सारी के सारे शेल्स कारतूस अदानी बना रहा है, ड्रोन्स अदानी बना रहा है। तो ये हो रहा है। सिंपल सा डिसीजन है, ब्यूरोक्रेट ले रहा है कि भैया अदानी को पैसा देना है, डिफेंस बजट में से अदानी को अगर पैसा देना है, कारतूस के लिए, गन्स के लिए, एम्यूनिशन के लिए पैसा देना है, तो कहां से आएगा? आपकी जेब से आएगा, आपकी जेब से जा रहा है। ये जो 1,50,000 लोग हैं, 1,50,000 लोग हैं जो आपको चोट लगी है, वो अदानी ने मारी है। उस बात को समझिए आप। थैंक यू ब्रदर।